नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुधा हिंदी क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिंदी साहित्य के प्रश्नों को हल कर रहे हैं और इसी क्रम में हमने आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल से भारतेंदु युग, द्विवेदी युग तथा छायावाद के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद के प्रश्नों को हल करेंगे और क्लास के अंत में हमेशा की तरह मेरे नोट्स से, जिससे मैंने अपने नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की, उससे प्रगतिवाद के बारे में विशेष तथ्यों को देखेंगे। तो क्लास को अंत तक देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी? ऑप्शन ए निराला, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी या सुमित्रानंदन पंत। इसका राइट आंसर होगा निराला। निराला की कुकुरमुत्ता कविता प्रबंधात्मक शैली की लंबी कविता है और इसका पूर्वार्ध भाग जो है हंस पत्रिका में 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और एक पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था और यह निराला की प्रगतिवादी कविता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अबे सुन बे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? पूंजीपति का, कृषक का, शोषित का या जमींदार का? तो गुलाब जो है पूंजीपति का प्रतीक है। ये जो पंक्तियां हैं ये कुकुरमुत्ता कविता से हैं और कुकुरमुत्ता इसमें शोषित का प्रतीक है। अगला प्रश्न, दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? रेणुका, सामधेनी, उर्वशी या हुंकार? इसका राइट आंसर होगा उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी पर उन्हें 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है और इसमें जो है कुल 5 सर्ग हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। स्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बच्चे अकुलाते हैं को मूल भावना की दृष्टि से किस प्रकार की कविता माना जाएगा? प्रगतिवादी, छायावादी, प्रयोगवादी या नई कविता? इसका राइट आंसर होगा प्रगतिवादी। अगला प्रश्न, दिनकर को किस वर्ग में रखा जाएगा? ऑप्शन है छायावादी कवि, राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि, प्रेम व मस्ती के कवि या प्रयोगवादी कवि। रामधारी सिंह दिनकर को जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि में रखा जाएगा। राइट आंसर होगा इसका ख। अगला प्रश्न, वैद्यनाथ मिश्र कवि का वास्तविक नाम क्या है? त्रिलोचन, नागार्जुन, धूमिल या मुक्तिबोध? तो वैद्यनाथ मिश्र का पूरा नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन था। राइट आंसर होगा इसका ख। इनका जन्म जो है 1911 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन 1998 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म बिहार में हुआ था। बिहार बहुत ही ज़्यादा महान महान लोगों की जन्मभूमि है और इनके एक बचपन का नाम ढक्कन भी है। बहुत ही आश्चर्य की बात है, इनके बचपन का नाम एक ढक्कन भी है और 1936 में इन्होंने श्रीलंका जाकर जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रेत का बयान नामक कविता के रचयिता कौन है? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, माखनलाल चतुर्वेदी या रामधारी सिंह दिनकर? तो प्रेत का बयान जो है नागार्जुन की रचना है। राइट आंसर होगा क। अगला प्रश्न, गीत फरोश नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? वीरेंद्र मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, भगवती चरण वर्मा या केदारनाथ अग्रवाल? तो इसका राइट आंसर होगा भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का गीत फरोश जो है सन 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद का संबंध किस दर्शन से है? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, मार्क्सवाद या विशिष्टा द्वैतवाद? इसका राइट आंसर होगा मार्क्सवाद। प्रगतिवाद का संबंध मार्क्सवाद से है। इसके संबंध में मुक्तिबोध ने कहा भी है कि वैचारिक क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है और राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। चलिए आगे देखते हैं। आओ रानी हम ढोएं पालकी नामक प्रसिद्ध कविता किस कवि ने रची है? त्रिलोचन, धूमिल, नागार्जुन या दिनकर? तो इसका राइट आंसर होगा नागार्जुन। ये कविता जो है
ब्रिटेन की महारानी के भारत आगमन पर इन्होंने व्यंग्यात्मक कविता लिखी थी, आओ रानी हम ढोए पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। जब जनता चारों तरफ त्रस्त थी और इधर जो है भारत के प्रधानमंत्री महारानी का स्वागत कर रहे थे, ब्रिटेन की महारानी का भारत आगमन पर बहुत ज़्यादा स्वागत कर रहे थे, उनके स्वागत में बहुत सारी तैयारियां भी की गई थी, तो इसी के व्यंग्य के रूप में उन्होंने ये कविता लिखी थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह इनमें से किस कवि का है? ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, त्रिलोचन शास्त्री या धूमिल। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचना है और ये 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा इनमें से क्या है? 1920 से 1936 ईस्वी, 1936 से 1943 ईस्वी, 1950 से 1960 ईस्वी या 1900 से 1918 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 1936 से 1943 ईस्वी, क्योंकि 1943 के बाद जो है प्रयोगवाद शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न, हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? त्रिलोचन, धूमिल, सुमन या नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर होगा घ, नागार्जुन। नागार्जुन जो है मैथिली भाषा में यात्री नाम से लिखते थे और 1968 में मैथिली भाषा का ही ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें पत्रहीन नग्नगाछ, इनकी एक काव्य रचना थी पत्रहीन नग्नगाछ, उसके लिए मिला था। पत्रहीन नग्न गाछ, तो ये मैथिली भाषा की रचना थी और इस पे इन्हें मैथिली भाषा के लिए 1968 में जो है 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? हरिऔध, त्रिलोचन, नागार्जुन या केदारनाथ अग्रवाल। इसका राइट आंसर होगा क, हरिऔध। हरिऔध जो है वो प्रगतिवादी कवि नहीं है, द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न, इनमें से प्रगतिवाद के संबंध में कौन सा कथन गलत है? प्रगतिवाद में शोषण का विरोध है, ये तो सही है। प्रगतिवाद में धर्म और ईश्वर पर अनास्था व्यक्त की गई है, ये भी सही है। प्रगतिवाद सौंदर्य के स्थान पर सूक्ष्म का वायवीय सौंदर्य का चित्रण है, तो ये नहीं है, ये छायावाद की विशेषता है। और शोषितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की गई है, ये भी है। इसका राइट आंसर होगा ग। अगला प्रश्न, मारो मारो हंसिया हिंसा और अहिंसा क्या है? यह पंक्ति किस कवि की है? केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, रागेंद्र राघव या नागार्जुन। तो ये जो पंक्तियां हैं ये केदारनाथ अग्रवाल की हैं, राइट आंसर होगा क। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से मार्क्सवाद पर आस्था रखने वाला कवि कौन नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, शमशेर बहादुर सिंह या जयशंकर प्रसाद। तो इनमें से जयशंकर प्रसाद जो हैं वो मार्क्सवाद पे आस्था नहीं रखते थे, जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन में आस्था रखते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1936, 1938 या 1940। तो इसका राइट आंसर होगा 1935। इसके बारे में विस्तार से हम वीडियो में आगे देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुरुक्षेत्र की रचना में कवि का मूल उद्देश्य क्या है? युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन, शोषण का विरोध, प्रतिशोध की भावना का चित्रण या महाभारत की कथा का पुनरुत्थान। तो इसका राइट आंसर होगा क, युद्ध और शांति की समस्या पर गंभीर चिंतन। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस रचना को आप जरूर पढ़िएगा, पढ़ने लायक रचना है और परीक्षा उपयोगी है ही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? ऑप्शन है लंदन में, न्यूयॉर्क में, लखनऊ में या इलाहाबाद में। तो इसका राइट आंसर होगा लंदन में। इसके बारे में भी हम वीडियो के अंत में जब मैं अपने नोट्स से प्रयोगवाद और प्रगतिवाद को बताऊंगी वहाँ हम लोग इसको जरूर देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? उर्वशी, रेणुका, हुंकार या कुरुक्षेत्र। तो ये जो पंक्तियां हैं कुरुक्षेत्र से हैं, राइट आंसर होगा इसका घ। कुरुक्षेत्र एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है जो 1946 में प्रकाशित हुआ था और इसमें 7 सर्ग हैं। ये महाभारत के शांति पर्व एवं अनुशासन पर्व पर आधारित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
उर्वशी के कामाध्यात्म पर किस विदेशी लेखक का प्रभाव है? बर्ट्रैंड रसेल, वर्ड्सवर्थ, डी.एच. लॉरेंस या कीट्स? तो उर्वशी के कामाध्यात्म पर डी.एच. लॉरेंस का प्रभाव है। राइट आंसर होगा ग। अगला प्रश्न, उर्वशी का काव्य रूप क्या है? क्या ये महाकाव्य है या खंड काव्य है, गीति काव्य है या प्रबंध काव्य है? तो उर्वशी एक महाकाव्य है। राइट आंसर होगा इसका क। अगला प्रश्न, दिनकर, इनमें से दिनकर की कृति कौन सी नहीं है? परशुराम की प्रतीक्षा, वैदेही वनवास, रसवंती या हुंकार? तो इसमें से वैदेही वनवास जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, ये हरिऔध की रचना है। अगला प्रश्न, उर्वशी का प्रकाशन कब हुआ था? 1960, 1961, 1962 या 1963? तो उर्वशी का प्रकाशन सन 1961 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर होगा इसका ख। अगला प्रश्न, गा कोकिल वर्षा पावक कण में कोयल किसका प्रतीक है? कवि का प्रतीक है या बसंत के दूत का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है या किसी का नहीं? तो यहाँ पर पावक बरसाने की बात हो रही है अब गा करके, तो ये कवि का प्रतीक है, क्योंकि कवि अपने कविता के माध्यम से जो है क्रांति ला सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा क। आगे बढ़ते हैं। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, यह पंक्ति किस कविता की है? जूही की कली, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति या वह तोड़ती पत्थर? तो ये जो पंक्तियां हैं ये निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर से ली गई हैं। राइट आंसर होगा इसका घ। वह तोड़ती पत्थर कविता अनामिका नामक काव्य संग्रह में संकलित है जो 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? तार सप्तक से, दूसरा सप्तक से, तीसरा सप्तक से या चौथा सप्तक से? तो प्रयोगवादी काव्यधारा का आरंभ जो है तार सप्तक से माना जाता है। राइट आंसर होगा क। अगला प्रश्न, तार सप्तक के संपादक कौन थे? मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, अज्ञेय या धर्मवीर भारती? तो तार सप्तक के जो प्रकाशक थे वो अज्ञेय थे। राइट आंसर होगा ग। अगला प्रश्न, प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1943 ईस्वी, 1949 ईस्वी, 1953 ईस्वी और 1959 ईस्वी? इसका राइट आंसर होगा क 1943 ईस्वी। प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ तार सप्तक के प्रकाशन से ही माना जाता है। राइट आंसर होगा 1943 ईस्वी। अगला प्रश्न, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किसका है? मुक्तिबोध का, अज्ञेय का, शमशेर का या रामविलास शर्मा का? ये जो कथन है ये स्वयं अज्ञेय ने ही कहा है। राइट आंसर होगा ख। अगला प्रश्न, किस काव्य धारा का विकास कालांतर में नई कविता के रूप में हुआ? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या अंतश्चेतनावाद? तो जो प्रयोगवाद है ये आगे चलकर नई कविता के रूप में जाना जाने लगा। राइट आंसर होगा इसका ख। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1953 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1948 ईस्वी या 1943 ईस्वी? तो इसका राइट आंसर होगा 1943 ईस्वी। शायद मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर बता ही दिया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है? भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, नेमी चंद्र जैन या रामविलास शर्मा? तो इसका राइट आंसर होगा केदारनाथ सिंह। ये तार सप्तक के कवि नहीं है बल्कि ये तीसरा सप्तक जो है उसके कवि हैं। तीसरा सप्तक के कवि हैं जो 1969 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को किस सप्तक में स्थान मिला था? ऑप्शन है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक? तो भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं जो हैं दूसरा सप्तक में प्रकाशित हुई थी। राइट आंसर होगा इसका ख। अगला प्रश्न, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? 1945 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में या 1959 ईस्वी में? इसका राइट आंसर होगा ग 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न, शमशेर बहादुर सिंह किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक के, दूसरा सप्तक के, तीसरा सप्तक के या चौथा सप्तक के?
तो इसका राइट आंसर होगा ख, दूसरा सप्तक के। अगला प्रश्न, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943 ईस्वी, 1957 ईस्वी, 1959 ईस्वी या कोई नहीं। तो तीसरा सप्तक जो है 1969, माफ करिएगा, यहाँ पे 69 रहेगा। तीसरा सप्तक 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रतीक पत्रिका का संपादन किसने किया था, या प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? अज्ञेय, जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती या मनोहर श्याम जोशी। तो जो प्रतीक पत्रिका है उसके संपादक अज्ञेय थे। अज्ञेय ने प्रतीक पत्रिका का संपादन 1946 से लेकर 1987 ईस्वी तक किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? बौद्धिकता, क्षणवादिता, अतिशय व्यक्तिकता या मार्क्सवादी दर्शन। तो मार्क्सवादी दर्शन जो है नई कविता में या प्रयोगवादी कविता में नहीं पाया जाता है। राइट आंसर होगा इसका ख। तो ये थे आज के क्वेश्चन। चलिए अब थोड़ा सा प्रगतिवाद के बारे में जान लेते हैं, कुछ विशेष तथ्यों को देखेंगे। प्रगतिवाद 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक इसकी समय सीमा है। विभिन्न विद्वानों द्वारा इसकी दी गई परिभाषाएं देख लेते हैं। पहली परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र की है। प्रगतिवादी काव्य उस काव्यधारा को कहते हैं जो छायावाद के बाद सामाजिक चेतना को लेकर निर्मित हुई। ये डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है प्रगतिवाद को लेकर। दूसरी परिभाषा जो है वो नंद दुलारे वाजपेयी की है। ये कहते हैं कि सामाजिक उपयोगिता को ध्यान में रखकर जो काव्य रचना हुई वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद उपयोगिता का दूसरा नाम है। अगली परिभाषा जो है मुक्तिबोध की है। ये कहते हैं वैचारिक क्षेत्र में जो मार्क्सवाद, राजनीति के क्षेत्र में जो साम्यवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। अगली परिभाषा जो है इसमें कुछ और भी मैंने ऐड किया है, उसको भी देख लेते हैं। मुक्तिबोध पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग किया। इससे पहले इस साहित्य को प्रगतिशील साहित्य के नाम से जाना जाता था। इन्होंने प्रगतिवाद के सैनिक रूप का भी उल्लेख किया है। आगे बढ़ते हैं और रामविलास शर्मा की परिभाषा देखते हैं। रामविलास शर्मा ने कहा है कि प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवादी काव्य है। प्रगतिवाद का इतिहास भी यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है। चलिए देख लेते हैं। 1933 ईस्वी में गांधी जी कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से अलग हो गए और तथा कांग्रेस ने अपनी विचारधारा में परिवर्तन लाते हुए प्रगतिवादी दृष्टिकोण को अपनाना शुरू किया। उसी समय सन 1934 ईस्वी में कांग्रेस के अंतर्गत समाजवादी दल की स्थापना हुई और 1935 में हेनरी बारबूज ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रगतिशील लेखकों का एक संघ बनाने का प्रयास किया और 1935 में ही E.M. फॉरेस्टर की अध्यक्षता में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का प्रथम अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन से प्रेरणा लेकर 1935 ईस्वी में डॉक्टर मुल्कराज आनंद और तथा डॉक्टर सज्जाद जहीर ने लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की और 1935 ईस्वी में ही लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसे बाद में प्रेमचंद जी ने हंस पत्रिका में भी प्रकाशित किया था। आगे बढ़ लेते हैं। 1936 ईस्वी में प्रेमचंद की अध्यक्षता में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ। ये पूछा जाता है कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो वो लखनऊ में हुआ था। 1936 ईस्वी में पंत की रचना युगांत के प्रकाशन से छायावादी युग के अंत की घोषणा कर दी जाती है और 1937 ईस्वी में निराला की प्रगतिवादी रचना तोड़ती पत्थर का प्रकाशन होता है और वहीं से प्रगतिवाद की शुरुआत भी हो जाती है। और 1937 ईस्वी में शिवदान सिंह चौहान का प्रसिद्ध निबंध भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, विशाल भारत में यह लेख प्रकाशित होता है। 1938 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर की अध्यक्षता में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ द्वारा अधिवेशन कोलकाता में आयोजित होता है। उसके बाद 1939 ईस्वी में भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध प्रगतिवादी कविता भैंसा गाड़ी का प्रकाशन होता है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। उसके बाद 1942 ईस्वी में मुक्तिबोध द्वारा प्रगतिवाद एक दृष्टिकोण निबंध में सबसे पहले प्रगतिवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। 1943 ईस्वी में ही अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन के साथ ही प्रगतिवाद का अंत भी हो जाता है। तो ये था प्रगतिवाद का इतिहास।
प्रगतिवाद की मुख्य प्रवृत्तियां और विशेषताएं भी देख लेते हैं। प्रगतिवाद में जो है मार्क्सवाद में आस्था है, ईश्वर की सत्ता में अविश्वास भी है, विश्व बंधुत्व की भावना है, शोषक एवं पूंजीपति वर्ग के प्रति तीव्र आक्रोश का भाव है, सर्वहारा वर्ग की सत्ता का समर्थन किया गया है, ठोस यथार्थ का चित्रण है, जनभाषा का प्रयोग किया गया है। जनभाषा का प्रयोग हम नागार्जुन की कविताओं में देख लेते हैं। मुक्तक काव्यों की प्रधानता है इसमें और शोषण मुक्त समाज की कल्पना की गई है। व्यंग्य की भी काफ़ी प्रधानता रही और सामान्य मानव को महत्व दिया गया। नारी की भी महत्ता है इसमें। तो ये थी आज की क्लास। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप लाइक करके बता सकते हैं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए जाइएगा नहीं, क्योंकि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।